गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। होटल वन के लर्निंग कैफ़े की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया इन ओपिनियन बिल्डिंग। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाने पहचाने और माने एंकर और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ अजमल जामी साहब। जामी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मेरे को होस्ट हैं अली हसन। जामी साहब, वैसे तो आपको सब लोग जानते ही हैं, माशाल्लाह डेली बेसिस पे आप टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और फिर हमारे एक टीम मेंबर ने एक क्वेश्चन भी किया था, तो मैं आपसे वो चीज़ भी पूछूंगा कि आपको जामी क्यों कहते हैं। तो मेरे एक टीम मेंबर का सवाल भी है, तो अगर आप उसको भी साथ में नरेट कर दें। So thank you very much, Asad and Sayyid Ali Hassan Zaidi. Thank you very much. I'm really honored and humbled to be there with both of you and your all other participants. बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा है ये वेबिनार्स की जो आपने सीरीज शुरू की है। Actually, I was happily surprised to know कि आप लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं। Otherwise, I thought कि आप सिर्फ पीसी और होटल वन की चेन्स को रन करने का धंधा ही करते हैं। So happily surprised. एक्चुअली आई बिलीव कि जो ये सोशल मीडिया के जरिए कन्वर्सेशन होती है, इसको जितना इनफॉर्मल रखा जाए उतना देखने वालों को, सुनने वालों को ज्यादा लुत्फ आता है और मजा आता है, क्योंकि ये करारी और चस्के वाली शायद देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, मैं एक सहाफ़ी हूँ, पिछले कोई 12-13 साल से जर्नलिस्ट हूँ बाय वर्च्यू ऑफ चॉइस। मैंने ये शोबे का इंतखाब किया था, उसके बाद क्या बीती एक लंबी कहानी है, बड़ा लंबा स्ट्रगलिंग फेज था टू बी हेयर समवेयर जहाँ पे आप थोड़ी बहुत कोई जान पहचान आपकी बन जाए। मैं एक राइटर भी हूँ जी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ, कॉलम्स भी लिखता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ, और अबव दैन ऑल पार्ट टाइम टीचर भी हूँ और फुल टाइम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। किसी हद तक आप मुझे एक फकीर, मलंग, दरवेश टाइप की शख्सियत भी कह सकते हैं। और शायद आपको पीछे लगी पेंटिंग जो रूमी की, वो भी आप कुछ ऐसे ही पैगाम दे रही होगी, जो कि मैंने जान के नीचे की हुई है ताकि नजर ना आए पूरी। तो रही बात आपके सवाल की, सो अजमल जामी नेम, जामी इज पार्ट ऑफ माय नेम सिंस डेकेड्स। हालांकि मैं इतना पुराना नहीं हूँ अभी, बस कोई ज्यादा पुराना नहीं हूँ, तो 3-3.5 डेकेड्स की उम्र है मेरी। तो जामी जो मेरी जाती तबीयत में और मिजाज में जो सूफीज़म से या रूहानियत से वाबस्तगी है, उसका इजहार है। ये निस्बत है हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह से, जो बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफी गुजरे हैं, शायर गुजरे हैं, कलंदर गुजरे हैं और आलिम दीन भी गुजरे हैं। उनकी खसूसियत ये थी, हजरत अब्दुल रहमान जामी जो अफगानिस्तान में मदफून है, कि आप ना सिर्फ इस्लाम के ऊपर, फ़िक़्ह, हदीस, कुरान के ऊपर दस्तरस रखते थे, बल्कि जो रूहानी सिलसिले हैं उन पे भी उनको बड़ी दस्तरस थी। आपकी बड़ी मशहूर एक नात आपने सुन रखी होगी जो फारसी में है कि तनम फरसूदा जहाँ पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। तो ये आपने लिखी हुई है। एक और बड़ी मशहूर नात है जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर थी, वो उसका मफहूम ये था कि ए बतहा की जानिब जाने वाली हवा, यानी नसीम बतहा जानिब गुजर कुन, इस तरह का उसका पहला मिसरा है। तो ये है मुख्तसर सी जो निस्बत अता उनके नाम से हुई। तो बस यही है सिलसिला। बाकी तो आपको पता है अजीब सी हमारी जिंदगी है, अजीब सा धंधा है और बस चल रहा है जी। जामी का जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाम ही है मोहब्बत का। बिल्कुल है, ये जाम है और मोहब्बत का जाम है जनाब, विदाउट एनी डाउट। बहुत अच्छा ये बताइएगा कि ये आप किस पेज पे ऑनलाइन है? मैंने अभी लिंक कहीं भेजना है। ये आपके पेज का टाइटल क्या है? होटल वन कैरियर्स। ये वन वर्ड है? होटल वन फिर स्पेस वन फिर कैरियर्स। नहीं, होटल वन वर्ड है, आगे स्पेस, होटल में के बाद वन में स्पेस और फिर कैरियर्स में स्पेस। चलें, होपफुली मुझे मिल जाएगा जी। मैं आपको लिंक लिंक अगर आप मुझे आप मुझे चैट में ना भेजें, लिंक मुझे आप मैसेंजर पे भेजें। एक सेकंड जी, अभी कंटिन्यू। अच्छा जामी साहब, जस्ट टू स्टार्ट दिस इंफॉर्मेशन, मैंने आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर ब्रीफ बायोग्राफी
उसमें ये मलंग अभी आपने अपनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया हमें, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट ये मलंग की ट्रेट कैसे आपने अपने अंदर डेवलप की है, कैसे आई है, व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये एक ट्रेट बड़ी, इट इज नॉट अ वेरी कॉमन ट्रेट, और अगर ये आपके अंदर पाई जा रही है तो व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से ये हुआ? अच्छा, अगेन ये बहुत मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप थोड़ी एकेडमिक्स की बात करेंगे, इन रियल बात करेंगे, तो जो वर्ड मलंग है इन मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में, ये yes बहुत भारी और yes बड़ा लफ्ज है, बहुत yes बहुत बड़ा absolutely मुकाम है। और मैं तो absolutely बिल्कुल उस मुकाम की बिल्कुल सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो चूंकि नोशन एक नाम के साथ जुड़ गई तो फिर चलने दी गई। वो रीजन ये थी कि मेरा रुझान तो था और है अभी सूफीज्म की तरफ, सूफी पोइट्स की तरफ, सेंट्स की तरफ, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग मदफून है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, उनके बारे में पढ़ना, जानना, या उनके जो अफकार है उनका प्रचार करना, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ लगा रहता है, क्योंकि जो ज्यादा पीस है, जो स्टेबिलिटी है, जो रियलनेस है, वो इन्हीं सेंट्स की जुबानी दुनिया को मालूम हुई है। ऐसे ही बाकी सारी ऐसे ही जो फिक्री बहस है, सेक्ट्स की बहस है, वो मेरा ख्याल है कुछ नहीं है सिवाय फिक्शन के। तो ये मुझे जहां तक याद पड़ता है वो ये थी कि तबीयत में एक थोड़ी सी दरवेशी तो थी। ये असद वाज माय यूनिवर्सिटी फेलो, सो ही रिमेम्बर्स, माइट बी ही हैज सम आइडिया अबाउट माय यूनिवर्सिटी डेज। उस वक्त भी थोड़े लंबे बाल, थोड़ी शेव छोड़ी होती और मलंग किस्म का हुलिया, और जनाब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अजीब हालत में, आम इंसानों की तरह लुक नहीं थी। तो तब भी और बाद में भी, टीवी पे ऑनर होने से पहले तक भी, अमूमन बुल्ले शाह पाया जाते थे, दादा दरबार, शाह जमाल, इस तरह की जगहों पे आना जाना बहुत ज्यादा था। तो वो जो रूटीन थी या जो मिजाज था, उसकी वजह से दोस्तों ने, दोस्त अहबाब ने कहना शुरू कर दिया कि ये यार मलंग टाइप दे बंदा है, ठीक है मलंग जी की हाल है, इस तरह से बुलाना, याद करना शुरू कर दिया। तो वो फिर वो इतना कैरी ऑन होता गया, इतना स्टिक हो गया साथ कि वो अब मैं खुद भी, बल्कि खुद को ये मतलब ना कहूँ तो अजीब सा लगता है। यू नो, इफ अगर मुझे सोशल मीडिया पे कुछ चीज कहनी है, लिखनी है, बोलनी है, तो मैं मलंग की नोशन यूज करूंगा, तो वो ज्यादा सूदिंग हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं हार्ड कोर अंदाज में को बात करूं जो किसी को बुरी गुजरे। तो ये वो रूटीन से, जिंदगी की मिजाज से, तबीयत से, आदात से आज जुड़ गया लफ्ज और फिर चल रहा है। हालांकि ये बहुत 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 बड़ा टाइटल है। हम बुनियादी तौर पर तो फकीर हैं, हम सब फकीरों में शुमार होते हैं, तो मलंग तो बहुत बड़ा टाइटल है। तो बस वो उनकी मेहरबानी, साइयों की, दोस्तों की, जिन्होंने ये सारा टाइटल लगा दिया, अदरवाइज आई डोंट डिजर्व इट। जहांगीर साहब, मैंने आपको लिंक जो है ना वो मैसेंजर पे भी भेज दिया और व्हाट्सएप भी कर दिया। जी मुझे आ गया सर लिंक आपका मैसेंजर पे, मैं उसे अभी देख लेता हूँ सर। जी आ गया, ये बिल्कुल, वी आर ऑन एयर राइट नाउ, एग्जैक्टली, ठीक है, मैं आई कैन सी इट। अच्छा अच्छा जहांगीर साहब, मलंग तबीयत और ये सब कुछ आप अपने बारे में तो बता दिया। अब मीडिया से ताल्लुक कैसे बना? शुरू से क्या रगबत थी मीडिया को ज्वाइन करना है, या फिर क्योंकि एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो सोचा कि अच्छा मैथ कॉम में आ जाते हैं, ये प्री नहीं नहीं, प्लान ऐसा था नहीं है, ऐसा या? ऐसा, नो 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 नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, अनलाइक सो मेनी अदर पीपल। हमारी डोमेन में जितने भी लोग हैं उनमें से अक्सर वो हैं जिनका जर्नलिज्म में ताल्लुक ही नहीं है, जर्नलिज्म पढ़ी ही नहीं है, यस। पैराट्रूपिंग के जरिए आ गए, या किसी लिंक की अप्रोच की वजह से, या अच्छा बोल लेते हैं, डिबेटर हैं। बड़ी मिसकंसेप्शन ये रही मीडिया पे कि जो अच्छी डिबेट कर लेता है, ही और शी शुड बी एन एंकर। फिर ये कि जिसके अच्छी बिल्कुल। पीआर, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, ही और शी शुड बी पार्ट ऑफ द मीडिया। तो हम तो उन लोगों में से जिन्होंने बाकायदा, मतलब आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं आई गॉट सिलेक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी एज कमीशन्ड ऑफिसर, मेरी आईएस भी क्लियर हुई 2003-4 में, बट आई कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसके बाद फिर मुझे ऑल्टरनेटिव करियर को ऑप्ट करना था। तो वो मैं उस वक्त जब एफएससी कर रहा था, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लिव इन उकाड़ा कैंट, तो तब मैं डेली टाइम्स इंग्लिश अखबार बहुत शौक से पढ़ा करता था। वो बड़ा फ्लेवरी सा, क्रिस्पी सा, उसका एक लुत्फ था, उसमें तस्वीरें बहुत अच्छी मॉडल्स की हुआ करती थी, इफ यू रिमेंबर। उनका संडे मैगजीन वाज अ टॉप हिट। तो वहाँ एक दफ़ा एक ऐड आया डेली टाइम्स में कि जी आप बीएस ऑनर्स कर लें कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, जिसमें टीवी है, प्रिंट मीडिया है, पीआर है, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट है, रेडियो है, ब्रॉडकास्टिंग है, प्रिंट मीडिया है, ये सारी डिटेल लिखी हुई थी। तो आई वेंट टू सम ऑफ माय टीचर, जो कि मेरे मेंटोर भी थे। ही यूज्ड टू टीच मी केमिस्ट्री, प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब, अब मेरे ख्याल मलिकपाल वाली साइड पे कहीं पोस्टेड हैं या किसी कैंट में पढ़ाते हैं। सो आई डिस्कस विद हिम कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार देखो, तुम्हें वो काम करना चाहिए जो तुम बहुत अच्छा कर लेते थे कॉलेज लाइफ में। ये सोचो कि तुम कौन सा काम अच्छा करते थे।
तो मैंने सोचा क्या मैं केमिस्ट्री में अच्छा था, तो मुझे समझ आई नहीं, फिजिक्स में अच्छा था नहीं, बायोलॉजी में टू सम एक्सटेंट, इंग्लिश में हाँ बेहतर था, उर्दू में हाँ बेहतर था, तो फिर किस में अच्छा था मैं, क्या मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, तुम इन सब के अलावा जो क्लास के बाहर एक्टिविटी थी उसमें ज्यादा अच्छे थे। मैंने कहा हाँ, जैसे डिबेट्स करवाना, लिटरेरी फेस्टिवल करवाने, मैगजीन कॉलेज का लिखना या निकालना, इस तरह के पंगे जो थे एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें अच्छा था। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी फील्ड है जो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैटर करती हो। तो वो डेली टाइम का एड सामने आ गया, साथ उनका ये सवाल सामने आ गया, दोनों को मिलाया तो समझ आई दिस इज द प्लेस वेयर आई शुड गो। सो मेरा हेले कॉलेज में एडमिशन हुआ बीकॉम के लिए। तो वो मैंने फीस सबमिट करवा के जाया की और मैं बीएस ऑनर्स इन मैथ कम्युनिकेशन में आ गया। तो यहाँ आते ही पहले सेमेस्टर के बाद एक बड़े हादसाती तौर पर मेरा रेडियो में जॉब होगी 103 में। किसी और दोस्त को लेके मैं गया था, बल्कि वो मुझे लेके गया था। वन ऑफ माई फ्रेंड वांटेड टू गो फॉर एन ऑडिशन एट FM 103। तब ये शिमला पहाड़ी के पास जो LDA प्लाजा, वहाँ इसका ऑफिस होता था, बाद में वहाँ आग लगी लाहौर में। तो वो मुझे इसलिए साथ लेके गया कि वो जाना चाह रहा था, वन ऑफ माय क्लास फेलो, ऑडिशन देने के लिए वहां पे। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि FM रेडियो क्या होता है और उसका ऑफिस कहाँ होता है, और मैं लाहौर शहर से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, सिवाय इसके कि ये नहर है, इसकी एक तरफ हॉस्टल है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट्स हैं, और करीब बरकत मार्केट और पीछे फैसल टाउन और जिना हॉस्पिटल है, दैट्स ऑल। तो वो दोपहर का वक्त था, हम सारे सोए हुए थे, तो वो ही ट्राइड कि कोई दोस्त मिल जाए इसको साथ बिठा के वो ले जाए। तो मैं जाग रहा था, मुझे ले गया, कह रहा तुझे एक जगह ले चलता हूँ। तो मैंने कहा जाना, उसने कहा FM रेडियो जाना है। तो मैंने कहा वो क्या होता है, उसने कहा जो तू रेडियो मोबाइल पे सुनता है। हम वहां चले गए, तो मैं वहां की उनकी रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, ही वेंट इनसाइड फॉर एन ऑडिशन। तो ही वाज इनसाइड, तो समवन फ्रॉम द FM 103, सम ऑफ द स्टाफ, ही केम टू मी एंड सेड कि आपने भी ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा हाँ देना है, मुझे क्या पता ऑडिशन क्या होता है। तो उसने कहा क्या, तो उसने मुझे सफा दिया, खबरें लिखी हुई थी, कुछ लाइनें लिखी हुई थी। उसने कहा ये ऑन एयर, ये माइक के सामने आप पढ़ें, इससे आपकी आवाज का टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि आप इस काबिल हैं रेडियो पे आने की या नहीं। तो वो मैंने पढ़ा, तो उसने मुझे कहा आप दोबारा पढ़ें। तो मैंने दोबारा पढ़ा, तो उसने कहा नंबर दे दें, मैंने नंबर दे दिया। वापस आए तो आई गॉट अ कॉल कि जी आपकी आवाज बेहतर है, आपको हमने रख ली है। माई फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट गेट अ कॉल, ही ज्वाइन प्रोडक्शन साइड, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए बाद में। तो मुझे फिर वहां से 103 में एंट्री बनी मेरी, इस तरह से देन आई गॉट रजिस्टर्ड देयर। ठीक। अच्छा जामी अच्छा साहब, जामी, अब जिस तरह हमारा आज का टॉपिक है, हम और आजकल जितना डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन हो चुका हुआ है, अब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी हो रही है ग्रेजुअली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले यस चैम्पियन था, लीडिंग कवरेज हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थी, बट अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ओवरटेक कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसकी उसी तरह जो चैंपियननेस है वो रह पाएगी, या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ओवरकम कर जाएगा? ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक भी है, ये आपसे रेलेवेंट भी है, ये मुझसे रेलेवेंट भी है, और ये हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलेवेंट क्वेश्चन है जिस एज में अब हम आ गए हैं, डिजिटल एज में। पोलराइजेशन की आपने बात की, वो तो ऑब्वियसली एक फैक्ट है, उस पे तो खैर एक अलहदा से आपको वेबिनार करवाना शायद पड़े कि पोलराइजेशन के पाकिस्तानी सोसाइटी पर असर क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में असर क्या हो रहे हैं। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। रीजन देखें, ये जरूरी नहीं है कि दुनिया एक तरह से चलती रहे, इनोवेशंस आती रहती हैं, इनोवेशंस के अकॉर्डिंगली जो कूप अप करते हैं वो सर्वाइव करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब प्रिंट मीडिया का दौर था, प्रिंट मीडिया जब टॉप पे था, टीवी अभी कहीं भी नहीं था, तो तब प्रिंट मीडिया की थी। अभी कपल ऑफ इयर्स अगो आई हैड अ चांस टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, वहां मुझे एक फेलोशिप करनी थी छोटी सी। तो उस दौरान मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के और जो दो चार और बड़े अखबार हैं उनके ऑफिस में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उनसे मैंने सुना कि वो कैसे कूप अप कर रहे हैं। सो दे टोल्ड मी कि उन्होंने अपने जर्नलिस्ट को ये बता दिया था कि प्रिंट की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी डिजिटल की रहेगी, वेब की। तो अगर तो आप ट्रेनिंग हमारे मॉड्यूल्स ऑप्ट करके तो उसमें फिट इन हो सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। क्योंकि वहां पे एक सिस्टम होता है, वो आपको थ्रो अवे नहीं करते, वो आपको चांस देते हैं। तो वो सर्टन टाइम के बाद, 3 या 6 माह की ट्रेनिंग के बाद, उन्होंने देखा जो बंदे अप टू द मार्क हो चुके थे उनको उन्होंने रिटेन कर लिया और बाकियों को खुदा हाफिज कह दिया। और बाकी फिर जारी बात, अपने आप को नई जिद्दत के साथ कूप अप नहीं कर सके। सो इज द केस हियर विद आवर सिस्टम। जिन लोगों ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एसोसिएट किया हुआ, अगर वो साथ डिजिटली भी वेल इक्विप्ड हैं, सोशल मीडिया में उनकी प्रेजेंस है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर नहीं है तो देन आई एम अफ्रेड कि दे विल हैव टू सफर
इन द कमिंग टाइम्स। लेकिन ये कहना असद कि कन्वेंशनल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा मर जाएगा, ये नामुमकिन है। उसकी 2-3 रीजंस हैं। वन, कोई भी वेब टीवी या यूट्यूब टीवी या यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो आपको 24/7 लम्हा ब लम्हा अपडेट्स या खबर दे सके। रीजन, लेट्स से अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी है, जैसे दुनिया टीवी है, उसके पूरे पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, और वो जो चीजें रिपोर्ट करेंगे, वो टिकर्स भी चलेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज भी चलेगी, वो ऑडियो वीडियो भी चलेगी, इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है। वो फर्दर डिजिटलाइज टीवी होता जाएगा, फर्दर इनोवेटिव होता जाएगा। टीवी ने अपने आप को रीएडजस्ट करना और कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पे अब 50% 40% तक जो कंटेंट है वो डिजिटल मीडिया से रीजनरेट किया गया होता है। बट वो जो उसका पूरा पैराफर्नेलिया और नेटवर्किंग की जो स्किल है, वो एक इंडिविजुअल के पास में नहीं है। एक इंडिविजुअल यूट्यूब के जरिए अपना भाषण दे सकता है, अपना लेक्चर दे सकता है, अपनी इनसाइट दे सकता है, स्टोरी दे सकता है, स्कैंडल ब्रेक कर सकता है, ओपिनियन दे सकता है, बट he or she cannot make you updated 24/7. So is the case with the website. वेबसाइट के लिए भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल जगहों से स्टोरी तो बाय कर लेंगे, बट आपकी अपनी यूनिकनेस नहीं होगी। वो यूनिकनेस उसी वेबसाइट पे होगी जो डॉन की है, ट्रिब्यून की है, जिसके पास कॉरेस्पॉन्डेंट जिन्होंने फाइल अप किया होगा। तो जब भी आपको ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए होगा तो आप जो स्ट्रांगली एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ रुजू करेंगे। आप अजमल जामी यूट्यूब चैनल या अजमल जामी ट्वीट करके नहीं पता करेंगे कि उसने क्या कहा हुआ है। आप मेरा को प्रोग्राम रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। सो उसकी हैसियत अपनी जगह रहेगी। यही वजह है कि CNN अपनी जगह खड़ा है, फॉक्स खड़ा है, BBC खड़ा है, अल जजीरा खड़ा है, और इंडिया पूरे में आप देख लें, इंडिया में तो खैर प्रिंट मीडिया भी खड़ा है, लेकिन प्रिंट मीडिया को री इमर्ज करना पड़ा, अपने आप को वेब पे जाना पड़ा, डिजिटल होना पड़ा, और ई मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साथ विंग्स की सूरत में सोशल मीडिया के अकाउंट डालने पड़े, यूट्यूब डालनी पड़ी, ट्विटर के अकाउंट डालने पड़े, फेसबुक के पेजेस डालने पड़े, अपनी वीडियोस काट के यूट्यूब आगे पीछे डिसेमिनेट करनी पड़ी। तो ये खूब अब किया जा रहा है, रीएडजस्ट किया जा रहा है। सो दिस इज हाउ इट विल गो ऑन। बट ऑब्वियसली जो डिजिटल मीडिया के साथ सॉलिडली कमिटेड लोग हैं, उनके पास मार्जिन ज्यादा होगा कि वो ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, ज्यादा रीग्रो कर सकते हैं। जो लोग 3-4-5 साल पहले इस फील्ड में आ गए थे डिजिटल मीडिया के, वो आज वेल सेटल्ड हैं, दे आर अर्निंग इनटू 6 फिगर्स। और जो लोग कन्वेंशनल के साथ जुड़े रहे, वो फिर आपके सामने ही है। ये द सेम इज द सिचुएशन विद द प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट, जो कि प्रेस क्लब में बैठा करते थे, रोजनामा फलां के लिए लिखा करते थे। उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट नहीं किया, रीलोकेट नहीं किया, लर्न नहीं किया, तो वो फिर अब गालियां देते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, विच इज अ डायलेमा इटसेल्फ। अच्छा देखें, इससे पहले कि आप इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं आपके देखने वाले जो भी कुछ 30-40 सेंटेंस की भी बाद में समझ आएगी बात, जारी बात है, वो इट विल मेक सम सेंस, क्योंकि आई रियली वांट टू कोट सम फिगर्स। मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ था पाकिस्तान की एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके सामने जाने का, और वहाँ पे एक सेमिनार से इसी मौजू पे आई हैड अ चांस टू टॉक विद देम पॉलिसी मेकिंग के सिलसिले में। तो उनको मैंने ये अपडेट दी, जो कि डेटा अवेलेबल भी है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग अबाउट टुडेज टॉपिक। तो दे बैडली नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन फिगर्स। व्हाई? बिकॉज जब वो फिगर्स उनके जहन में होंगे तो उनको समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज के इस स्टफ की, इस मुद्दे की, जो पंजाबी में कह लें, इस सौदे की समझ फिर आएगी कि सौदे च है कि ये। तो वो सौदे में ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान में एक्सेस टू मोबाइल फोन जो है वो कितने लोगों के पास है। एक रफ आइडिया ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन की एक्सेस 160 मिलियन पीपल के पास है। 160 मिलियन लोगों के पास मोबाइल फोन की एक्सेस है। 220 मिलियन अगर हमारी आबादी है, यानी अगर 22 करोड़ आबादी है, तो 16 मिलियन के पास मोबाइल फोन की एक्सेस है। अच्छा, अब उसमें से नंबर ऑफ 3G एंड 4G यूजर, जिनके पास 3G 4G यूजर है, ब्राउज कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब देख सकते हैं, वो 70 मिलियन, 7 करोड़। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। और बाकी जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं, जो यानी ये जो ब्रॉडबैंड नहीं कहते ना जी, ਜਿਹੜਾ PTCL ਦਾ ਹੁੰਦਾ है या जोंग दी डिवाइस होगी, ਇਹੋ जी शैमनी मेरे को ब्रॉडबैंड कहते होंगे। हाँ, तो वो ब्रॉडबैंड वाले जो है वो 70.5 हैं। 3G 4G 70 और ब्रॉडबैंड वाले 70.5।
तो ये अगर हम रफली कहें कि जिनके पास इंटरनेट है तो 12-13 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और 16 करोड़ के पास मोबाइल फोन की फैसिलिटी आउट ऑफ 22। तो इससे आप लोग जो बिजनेस से डील करते हैं, मार्केटिंग के लोग हैं या पीआर के या एडवर्टीजमेंट के लोग हैं या कोई भी बिजनेस करता है, या आप कपड़ा बेचते हैं, दवाई बेचते हैं, मास्क बेचते हैं, ऑनलाइन फूड बेचते हैं, वॉट एवर यू आर सेलिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस फिगर शुड हॉन्ट यू, this figure should drive you, this figure should incite you कि you got at least 70 million people with 3G 4G. You can communicate with them, you can improvise, you can impress them, you can sell your product through unconventional means, through digital means, through various platforms of digital, if you know the technique. Are you there? हेलो या जी 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 आप क्या बोल या ही इज डन विद इट। हाँ जी। अच्छा जामी साहब, मेरा एक पॉइंट, अभी आपने प्रीवियसली बात करते करते ये भी कहा था कि वो ऑथेंटिक न्यूज पता करने के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, अगर जो हम डिस्कस कर रहे थे सोशल और इलेक्ट्रॉनिक को, मेरा एक पॉइंट, एक बड़ा कंसर्न, एक लेमैन क्वेश्चन है जिसको मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफली, नॉन टारगेटेड, आप एक ब्रीफली उसको जवाब दे दें। ये जो हमें न्यूज फ्रॉम दी मीडिया आ रही होती है, खासतौर पे यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, हम लोगों को वहां से आ रही होती है, आप लोग भी यही एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हमारी सोर्स के मुताबिक ये हुआ, ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्योंकि हर जगह हर एक की अपने सोर्सेज होते हैं, लेकिन गेटिंग वेरी हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और फिर उसको डिस्क्लोज नहीं करना कि वो आई कहां से, तो हाउ डू यू थिंक ये कितनी क्रेडिबिलिटी होती है इस चीज के अंदर कि ये हमारी सोर्स के मुताबिक ये ऑथेंटिसिटी होती है इसकी? ये भी अब दोबारा से एक डिबेट में आ गया। 3-4 रोज से जो इवेंट हुए हैं पाकिस्तान में, मौलाना साहब से लेके ऑनवर्ड, सोर्स और नॉट क्रेडिबिलिटी के टारगेटिंग एनी चक्कर स्पेसिफिक केसेस, नॉट टारगेटिंग एनी, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन ये दोबारा से रीमर्ज हुई है डिबेट। अगर अच्छा, आप जर्नलिज्म को या कम्युनिकेशन स्टडीज को इन ट्रू सेंस उसकी डीप डाउन द रूट उसको स्टडी करें तो उसमें थ्योरी क्या कहती है, प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है। पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म की प्रैक्टिस है वो सोर्सेज के जरिए होती है, और सोर्सेज डिस्क्लोज करना हर दफा मुमकिन नहीं होता। सोर्सेज डिस्क्लोज करने का मतलब ये होता है कि सहाफी को ये कहा जाता है कि सहाफी जान दे देगा, सोर्स नहीं बताएगा। दिस इज द पैशन एंड द कमिटमेंट ऑफ द जर्नलिस्ट विद हिज प्रोफेशन। तो सोर्स किन का बनता है? सोर्स उन लोगों का बनेगा ना जो लोग ब्यूरोक्रेसी में उठते बैठते हैं, जो लोग फॉरेन ऑफिस में जाते हैं, जो नेशनल असेंबली में जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में विजिट करते हैं, जो डिफेंस स्पीच करते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, जो मिनिस्टर के साथ उठते बैठते हैं, सोर्स उनका बनेगा। घर बैठे एक यूट्यूबर का सोर्स उस तरह से नहीं बनेगा ना। यूट्यूबर को कोई बंदा इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, लेकिन वो कितनी क्रेडिबल है? यूट्यूबर के पास सोर्स नहीं है उसको चेक एंड कंफर्म करने का, रीचेक करने का, रिकन्फर्म करने का। बट अगर किसी की, लेट्स से अगर मैंने नैब पे कुछ स्टोरी की, जैसे मैंने एक स्टोरी की थी, आपने सुना होगा मुश्ताक, चीनी वाला मुश्ताक थोड़ा, जो रमजान शुगर मिल में फैक्ट्री का नाम आया था, गंजा सा लंबी दाढ़ी वाला, वो कौन था? जो एक बहुत बड़ी शुगर मिल के आगे एक फ्रंट मैन था। तो वो स्टोरी मुझे किसी सोर्स ने बताई कि ये बंदा ये है, ये करता है। तो मुझे इसे रीचेक करने के लिए मुझे कुछ सोर्सेस जो इदारा उसकी प्रोब कर रहा था, उस इदारे में कुछ सोर्सेस से कांटेक्ट करना पड़ा कि आई गॉट दिस मच डिटेल, कैन यू वेरीफाई इट और नॉट। तो वो मेरा चूंकि सोर्स था, ताल्लुक था एक पुराना, वो ताल्लुक बीइंग ए जर्नलिस्ट था, नॉट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वो बाद में बन सकता है। तो मुझे रीचेक करने के बाद आई गॉट इट पब्लिश्ड ऑन डेली दुनिया एंड देन आई प्रेजेंटेड इट ऑन द शो। तो ये जो थिक एंड थिन में होगा सोर्स उसका बनेगा, जो धंधे में होगा उसका सोर्स बनेगा। और वो फिर सोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, सोर्स कितना क्रेडिबल है, सोर्स को कितना बाय करना है, दिस इज ऑल टुगेदर नेवर एंडिंग डिबेट। बेसिक लेसन ये है कि सोर्स को रीचेक किया जाता है। कुछ लोगों के सोर्स बड़े पक्के होते हैं, कभी गलत खबर नहीं देते। फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर आरिफ निजामी साहब ने एक दफा खबर दी थी कि बीबी की हुकूमत आज खत्म हो जाएगी। उस वक्त अखबार थे और अखबार पे सुर्खी छपी हुई थी खत्म हो जाएगी। और मोहतरमा शहीद जो हैं उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्होंने अफसुर्दगी का इजहार किया कि ये क्या बात कर रहे हैं, और शाम तक फारूक लगारी साहब उनकी हुकूमत खत्म कर चुके थे। सो दिस वाज ऑल केम, हाउ डिड ही मैनेज? सोर्सेज को पता चला ना, जिन लोगों ने फैसला करना था
वो उनके साथ नहीं उठा बैठा होगा और उसने वो खबर दे दी सीनियर। इसी बुनियाद पे तो कोई बंदा सहाफी बनता है, क्रेडिबल और सीनियर बनता है। ऐसा ही है। सो इज द केस विद सुहेल वड़ाई साहब, जिन्होंने लिखा पार्टी इज ओवर नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो वो भी उन्होंने सोर्स पे मबनी ओपिनियन लिखी कि पार्टी इज ओवर, और वो बहुत मशहूर कॉलम है, पार्टी फिर ओवर होगी। हमने देखा ही वाज डिस्क्वालिफाइड, ही वाज नो मोर अ पीएम। तो इसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ज़वाजी जिंदगी में जो दूसरी शादी थी उसके बारे में भी खबर किसी ने ब्रेक की थी और वो खबर दुरुस्त हुई, लेकिन इसी मौजू पर एक खबर पे बाउंस भी हुई कि एक और सीनियर सहाफी की। तो वो वजह ये थी कि सोर्स कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स बनाया जाता है। सोर्स बनाने के लिए देखें, आप अगर होटलिंग की लाइन में हैं या पब्लिक रिलेशन की लाइन में हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने जब पीआर करनी है तो आप कितनी लंबी एक्सरसाइज है वो, और फिर जाके कहीं Yes. आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। Yes. So same is Absolutely. the case with the subject of earning a source. You need to seek his trust. You need to maintain his security and sanctity. You need to make sure कि उसकी बात, उसकी जात, उसका नाम कहीं से भी झलके ना। बसाव का तो आप सोर्स की बजाय आप सीधा, अगर जहां पे मकसद ये हो कि सोर्स का नाम बताना है, तो फिर आप सोर्स नहीं कहते, फिर आप कहते हैं फलां बंदे ने मुझे बताया। वो तो ओपन एंड शट केस होता है। ये तो source लेकिन ना ओपन एंड शट इसलिए नहीं हो सकता जनरली कि जिस बंदे ने खबर देनी होती है उसने अपना आप बचाना होता है ना, उसने अपनी Yes. अपनी बचानी होती है ना कि उसने मेरी कल बैंड परसों फिर उठना जी कल परसों हाँ। फिर उठना पर बैठना है उन्हीं के साथ। सादा ऐसे ही है। ऐसे ही। सादा सी बात है, हाँ। सोर्स रहेगा, सोर्स के जरिए Yes. खबर भी आएगी। चेक ये करना है कि क्या आपकी खबर क्रेडिबल है या नहीं। ठीक। दैट्स इट। अच्छा जामी साहब, एक सवाल मेरा कि एक तो बताइए कि जर्नलिज्म प्रोफेशन है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि व्हाट आई थिंक कि जर्नलिज्म इज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन अ प्रोफेशन। दूसरा इसी से लिंक्ड क्वेश्चन कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आजकल जो हम देखते हैं कि जर्नलिज्म में जो हो रहा है, जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाएं, डिजिटल मीडिया पे आ जाएं, इंफॉर्मेशन कोट होती है विदाउट एनी क्रेडिबल सोर्स, वो फ्लोट होती रहती है, लाइक्स ट्वीट शेयर होते हैं इवन जर्नलिस्ट की तरफ से, क्रेडिबल जर्नलिस्ट की तरफ से, एंड देन फिर उसको इधर डिलीट किया जाता है या फिर उस पर माजरत ली जाती है। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर है तो हम कितना एफिशिएंटली इसको हैंडल कर रहे हैं? अच्छा, इसमें लोग तो फौरन प्रॉब्लम ये है कि वो पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि आप फौरन से पहले टैग लगा देते हैं, स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, और फौरन से पहले किसी के ऊपर फतवा जारी कर देते हैं। पूरी कौम माशाल्लाह फतवा, 22 करोड़ फतवे डेली आते हैं। अब जर्नलिज्म एक पब्लिक एंड सोशल ऑक्यूपेशन है, तो जब आप पब्लिक एंड सोशल ऑक्यूपेशन में होते हैं तो जारी बात है यू बेयर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। आप जब जर्नलिज्म पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जर्नलिज्म जब पढ़ाई जाती है या प्रैक्टिस की जाती है तो उसके साथ एक पूरी लाइन ऑफ एक्शन होती है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मसलन आप खून नहीं दिखाते, किसी जगह अगर तशद्दुद हुआ है या किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो आप उसे नहीं दिखाते। क्यों? दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज पार्ट ऑफ योर एथिकल नॉर्म्स, दिस इज आपको सोसाइटी की नॉर्म्स, आपको रिलीजियस नॉर्म्स, जिस मुआशरे में आप रहते हैं वहां का सोशल फैब्रिक, उसकी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। अगेन आई एम टॉकिंग अ बिट आइडियलिस्टिकली, बट दिस इज हाउ इट गोज ऑन। तो ये गंद जो आप बता रहे हैं, ये गंद कैसे होता है, क्यों होना शुरू हुआ और क्यों हो रहा है? रीजन एक्सपेंशन। जैसे एक्सपेंशन हुई, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एज कितनी है? 15-20 साल, दैट्स इट। और 15-20 सालों में हम अभी इमर्ज हुए थे, हमने ग्रूम किया, फिर हम सैचुरेट हुए और अभी रीइमर्जेंस की फेज में थे। और अब जो बीच में आ गया डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया ने जो आपको एम्पावर किया है, द वे इट हैज एम्पावर्ड योर ट्वीट्स, योर फेसबुक पोस्ट, योर यूट्यूब एंड योर व्हाट्सएप एंड ऑल अदर पैरेलल प्लेटफॉर्म्स, जितने एम्पावर किया है, उस एम्पावर होने के बाद आप ये भूल गए कि एम्पावर तो हुए हैं, बट इसकी कॉस्ट भी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो किसी ने नहीं बताई, ना सिखाई। वजह एक्सपोजर और जो पर्सोनिफिकेशन थी, दैट ड्राइव्स अस क्रेजीली। पाकिस्तान की सोसाइटी में एक बहुत सी खूबियां लेकिन कुछ अलमियां भी हैं कि हम इट्स टू इजी टू ड्राइव अस लाइक अ क्रेजी एंड मैड डॉग, ठीक है ना? तो बहुत जल्दी हम क्रेजीली कैरिड अवे हो जाते हैं। तो वो जो भंड आपको नजर आ रहे हैं, जो ब्लंडर नजर आ रहे हैं, वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशन है उन एथिकल नॉर्म्स की वायलेशन की, जिनके ऊपर मैं और आप किसी हद तक एकेडमिक डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
देयर आर मेनी जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड जो कि इंतहाई रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ना सिर्फ डिजिटल पे करते हैं बल्कि अपने टीवी शो पे भी करते हैं, बट जिन लोगों को हाइप का चस्का पड़ जाता है, मोर लाइक्स का, मोर ट्वीट्स का, मोर रीट्वीट्स का, मोर फॉलोअर्स का चस्का पड़ जाता है, तो उसको हम दोस्त कुछ कहते हैं चस्का फरोशी। तो वो चस्का फरोशी के अंदाज में लिखेगा, चस्का फरोशी के अंदाज में बोलेगा, चस्का फरोशी के लिए सब कुछ करेगा। वो जो जुमला है ना कि धंधा है पर गंदा है, गंदा है पर धंधा है, तो वो उसके लिए फिर वो उसने कहा ना कि रेटिंग के लिए कुछ भी करेगा। बच्चू जुमुरा रेटिंग के लिए कुछ भी करेगा, तो रेटिंग सोशल मीडिया की भी है। तो वो सारा का सारा जो गड़बड़ है, जो मैस है, वो उसी वजह से पैदा हो रहा है कि हम अपनी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वायलेट करते हैं, बिकॉज वी आर मोर इनटू हाइप, वी आर मोर इनटू फेम, वी आर मोर इनटू कमिंग अप विद चस्का ओरिएंटेड थिंग्स। हमारे साथ जानी साहब कुछ लेकिन व्यूअर्स भी हैं लेकिन सोशल मीडिया पे हमें देख। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, वो एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का एक गुरु है, अमेरिकन है, ब्रायन सॉलिस। आप सबने उसका नाम सुना होगा, वेरी स्मार्ट गाय। ब्रायन सॉलिस इज सोशल मीडिया गुरु। उसकी एक सेइंग है जो मैं आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ। उसने ये कहा था कि सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी मोर देन टेक्नोलॉजी। वी बिलीव कि ये टेक्नोलॉजी की गेम है, बट इट्स मोर अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आप ये देख लेना, जो जो हाइप, जो लोग कंट्रोवर्शियल होते हैं या हाइप ओरिएंटेड होते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और आप देख लें, जो भी बंदा मयारी बात करता है, धीमे लहजे में बात करता है, अच्छी जुबानों बयान में बात करता है, ओदी कोई वैल्यू नहीं। वो जड़ा बंदा भी ऑफ ट्रैक होंदा है, लुच्ची लफंगी मसालेदार 12 मसाले पा के रेसिपी ते फ्राई करके डिश पेश कर दिंदा है, ਉਹਨੂੰ बल्ले बल्ले हो जाती, पीपल लव इट। लोग उसकी बेइज्जती भी करेंगे, उसको गालियां भी देंगे, लेकिन उसको देखेंगे भी। इसी जामी साहब, इसी पे जानी मेरा साहब भी हमारे एक साथ थोड़ा सा इनपुट है। जी इसी पे मेरा भी एक थोड़ा सा इनपुट यही कहना चाह रहा था मैं कि आजकल भी मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जनरली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि हमारे मीडिया को, आप यू हैव बीन विद दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग नाउ, हमारी मीडिया को आप कंपैरिजन में अगर देखते हैं वेस्ट के साथ या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो आपको कुछ लगता है कि देयर इज सम डिफरेंस इन बिटवीन हमारे एथिक्स में, हमारे नॉर्म्स में, या हमारे मीडिया कंटेंट में? डू यू थिंक कि हम कहाँ वी आर लैकिंग, या आइदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक? नहीं, सर्टेनिटी के साथ आइडियल तो स्पेस है ही नहीं। असल मसला ये है कि जो लोग मीडिया देख के उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, या सोशल मीडिया पे किसी पे क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई आप जो ख्वाब देख रहे हैं वो जन्नत में पूरा हो सकता है। मुकम्मल सिर्फ खुदा की जात है, और गलतियों से मुबर्रा सिर्फ खुदा की जात है। बाकी सब लोग जो हैं वो बशर हैं, इंसान है, और इंसान से गलती होती है, चाहे वो वकील है, चाहे वो जज है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है। लेकिन उसको फिक्स कितना किया जाता है, किस हिसाब से आप लर्निंग करते हैं, दिस इज द मेन क्वेश्चन। देखें, आप जो डिफरेंस की बात कर रहे थे, ये जब नई चीज आती है तो नई चीज की रिप्रिकॉशंस भी होती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रोज की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप कॉन्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से डैमेज होता है। तो जितना भी डैमेज हो रहा है वो, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना वास्ट फील्ड है, इतना ओपन स्फीयर है, कि इसको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप रेगुलराइज करेंगे तो कहा जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खिलाफ वर्जी है, बेसिक ह्यूमन जो राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी वायोलेशन हो रही है। तो इसलिए आप उसे रेगुलराइज उस हद तक नहीं कर सकते, वो भी कोशिश तो की जा रही है। आप उसका फर्क चेक करें ना, आप चेक करें। अब कुछ अर्सा पहले तक फेसबुक ने कुछ 3.5 अरब फेक अकाउंट जो हैं वो रिमूव किए, फेक अकाउंट जहां से सारा गंद जन्म लेता है। 3.4 बिलियन, ये फिगर्स मैं आपको जेन्युइन कोट कर रहा हूं। और फेसबुक ये कहती है द फेक अकाउंट्स आर रफली अ बिलियन मोर देन द 2.4 बिलियन एक्चुअल पीपल ऑन फेसबुक वर्ल्ड वाइड। यानी वो कह रहे हैं जो एक्चुअल 2.4 बिलियन लोग फेसबुक पे एग्जिस्ट करते हैं, उससे 1 बिलियन ज्यादा फेक हैं। आप बाद में समझ रहे हैं कि एक्चुअल अगर 2.4 अरब थे तो 3.4 अरब तो फेक उन्हें डिलीट करने पड़े। सो उससे आप अंदाजा करें कि ये किस हद तक जो है ये गंद हो चुका है। लेकिन फर्क है, कई जगहों पे इंटरनेशनल मीडिया जो है यूरोप का, अमेरिका का, वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है, ज्यादा संजीदा है। छोटी सी बात सुन लें, आप CNN, BBC, अल जजीरा, फॉक्स पे कोई एंकर 19-20 साल का नहीं देखेंगे। सबके सब मैच्योर, ग्रे हेयर,
और डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। वहां पे सेंसेशनली प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज नहीं होगी। यहाँ है, इंडिया में भी है। वहां पे एक बंदे को कैमरे के सामने बिठाने से पहले उसे 10-15 साल फील्ड में काम कराया जाता है, उसे बताया जाता है खबर क्या होती है, खबर कैसे पढ़नी है, प्रोग्राम कैसे करना है। यहाँ पे तो एक बच्चा बच्ची आता है, मुंह मत्थे लगन वाली शक्ल होवे तो उन्होंने ऑन एयर करता जाता है। ऐसे नहीं होता ना, वो फिर ब्लंडर करता है। वो फिर कौन कौन से ब्लंडर हैं, आपने सब ब्लूपर सुन रखे हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो मैं बता भी नहीं सकता अभी आपको। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो फर्क है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप पॉजिटिव एंगल निकालें तो हमारे यहाँ पॉजिटिव एंगल ये है कि जितना जिन सब्जेक्ट्स को वेस्ट या अमेरिकन टच करते हैं हम नहीं करते। वाई? हमारी नॉर्म्स हैं, हमारा रिलीजन है, हमारी अखलाकियात हैं। तो इसके बावजूद कि हमारे मीडिया से लोगों को बहुत सी शिकायत है, हमारा मीडिया फिर भी उस हद तक चीजें नहीं दिखा पाता जिस हद तक यूरोप में या अमेरिका में दिखाई जाती है। उनका टीवी जितना जितना ब्लंट, जितना नेकेड और जितना है, वो हम उतने उस हद तक नहीं जा सकते। इस सब के बावजूद कि हमें बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी की सारी खराबी रेटिंग, हाइप और रेवेन्यू की वजह से है। ठीक, अगर ये तीन चीजें टॉप प्रायोरिटी ना हो तो आप मेयारी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी टेंशन ये हो, आपकी सर्वाइवल ये हो कि यू हैव टू गेट पॉपुलर, यू हैव टू गेट रेटिंग, यू हैव टू गेट बिजनेस, देन यू विल डू एनीथिंग फॉर इट। व्हाई? यू नीड टू सर्वाइव। अच्छा जामी साहब, इसी में आपने भी एक बात की कि ये सैयद अली ज़ीशान गर्दैशी साहब, सैयद अली ज़ीशान गर्दैशी साहब पूछ रहे हैं, डू यू थिंक द वे डिजिटल वर्ल्ड इज टर्निंग चैनल्स विल बी ऑब्सोलीट? नहीं सर, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ। ये एक उससे जारी बात है, पैरेलल मीडियम तो इमर्ज होगा और हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुकम्मल ऑब्सोलीट हो जाएगा टीवी मीडियम, इट्स नॉट पॉसिबल। टीवी मीडियम खुद को बहुत हद तक जल्दी से जल्दी उसके साथ कूप अप करके अकोमोडेट कर रहा है, उसके साथ वो जेलिन कर रहा है, सो दैट कि उसके अपना वजूद जो है वो बिल्कुल खत्म ना हो। जैसे कि अब हम मोबाइल के जरिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, जैसे कि ट्विटर पे पेरिस्कोप के जरिए मैंने अमेरिका से एक सेशन ऑन एयर किया था। जो टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करते हुए टीवी को मॉडिफाई कर रहे हैं। जो टीवी में पहले पूरी वैन जाती थी, पूरा सेटअप लगता था, फिर लाइव आप जाते थे, अब आई कैन गो लाइव थ्रू 3G 4G एंड देन 5G। तो वो इसलिए रहेगा टीवी, बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जो टीवी का पैराफर्नेलिया या स्टाफ है, पूरे ब्रांचेस हैं, जो नेटवर्किंग है, वो किसी एक बंदे के यूट्यूब चैनल के पास नहीं है। सो वो रहेगा लेकिन मॉडिफाई होता जाएगा दिन ब दिन। अच्छा, जिस तरह आपने पहले बात की कि हम डिजिटल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, वास्ट है बहुत, बट एक मिनट ठहरिएगा, ये सुल्तान महमूद साहब सोशल मीडिया की मीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैं कभी सफर किया या नहीं किया। जी मैंने बहुत ज्यादा सफर किया हुआ है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमने फलान जगह कतरीना खोल दी है। तो वो जो कतरीना उन्होंने करंटीना उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में क्वारंटीन कहेंगे। तो वो जो उन्होंने ऑनर कहा कि हमने अभी लोगों की सहूलत के लिए फलान टाउन में एक कतरीना खोल दी है, तो वो जब मैंने सुना तो प्रोग्राम एंड होने वाला था, तो आई हैड टू होल्ड माय लाफ्टर। तो उसके लिए आई हैड टू बाइट माय लिप्स। तो वो ऑन एयर दिख रहा था कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी टू कंट्रोल माय लाफ्टर, बट आई हैड टू मैनेज इट बिकॉज वो बड़ा संजीदा प्रोग्राम था, संजीदा लोग बैठे हुए थे, प्राइम टाइम था। तो मुझे मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुल के हंसूं, तो मुझे अपना होंठ काटना पड़ा टू कंट्रोल माय लाफ्टर। तो उस पर फिर मीम्स कुछ बनी हुई हैं, और जो लोग मुझे फिर नीचे लिख रहे हैं कि इन बेचारे ने वेख ना सीखे में रोकी हुई है वगैरह वगैरह। वो मुझे एनकें पहना दी और वो बदमाश किस्म का ठग लाइफ के स्टिकर्स मुझ पे लगा दिए। सो काफी है, काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है सर जो आपने पूछ रहे। जी सर। अच्छा, आप एक मेरा सवाल था कि जिस तरह आपने भी कहा कि आप सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली अगर आप इतना ओपन एंडेड छोड़ेंगे जिस तरह अभी है सिचुएशन, तो फिर इसी तरह की बायस्ड ओपिनियंस और इसी तरह की एक साइड की से वो रेटिंग के लिए सब कुछ होगा, एक मीडिया एक चैनल या एक एंकर ऐसा करेगा और दूसरा इस तरह करेगा। तो डोंट यू थिंक कि हमें कुछ इस तरह के असूल वज़ा करने चाहिए जिससे ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं वो भी सेफ जोन में रहें, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको भी इतना हो कि वो क्रेडिबल और सही इंफॉर्मेशन दे। देखें, ये तो बिल्कुल ही हो सकता कि आप जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ दें, आवारा छोड़ दें। साइबर क्राइम लॉज हैं पाकिस्तान में, 2016 में इस पे काम होना शुरू हुआ था। अब उसके बेसिक 3-4 चीजें जो आ चुकी हैं, पार्ट ऑफ द लॉ हैं, और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है।
वो अमल दरामद कैसे होना है, किस हद तक यकीनी बनाया जा सकता है, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन द लॉ एग्जिस्ट इटसेल्फ। लॉ को बहुत रैपिडली आपको अमेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस, जो हमारा साइबर लॉ है 2016 वाला पाकिस्तान में जो इंटैक्ट है, एफआई उसको डील करती है, उसमें कहा जाता है कि स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, उस पे अप टू 3 years इन प्रिजन और अप टू 1 million फाइन, और बोथ ये हो सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर अप टू 7 years in prison or up to PKR 5 million in fine or both. Making videos, taking photographs and distributing them without consent up to 3 years in prison or up to PKR 1 million in fine or both. ये चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट उन पे जो इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, तो ये है तो सही, लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना वो इज अ बिग टास्क, क्योंकि फेक अकाउंट, जैसे मैंने कहा, फेसबुक ने कोई 2.5-3 अरब जो अकाउंट थे वो डिलीट किए, तो वो एक बंदे ने अगर फेक काम करके फारिग हो गया, डीएक्टिवेट कर गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? उसको ट्रेस करना सब एक अपहिल टास्क, लेकिन पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखें, अगर किसी नोन बंदे ने सोशल मीडिया पे, जिसका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, मेरा वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, तो अगर मैंने फॉर इंस्टेंस वंस आई शेयर्ड अ न्यूज अबाउट एलेक्स हेल्स, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं, राइट हैंडेड, बड़े जारहाना बैटिंग करने के लिए मशहूर है, पीएसएल जो अभी पोस्टपोन हुई उसमें आए हुए थे, तो वो अरब न्यूज ने या गल्फ न्यूज ने, अरब न्यूज ने या गल्फ न्यूज ने, इट वाज नॉट माय स्टोरी, इट वाज नॉट माय स्टोरी, सो इट वाज नॉट माय स्टोरी, इट वाज अ स्टोरी डन बाय अरब न्यूज और गल्फ न्यूज। तो मैंने वो आर्टिकल शेयर करके क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई क्या ये बात ठीक है या नहीं है। तो एलेक्स हेल्स, क्योंकि मेरा वेरीफाइड अकाउंट था, तो उसने फौरन जब वेरीफाइड का रिप्लाई देखा, तो उसमें मेरा आया हुआ था जर्नलिस्ट, उसने कहा कि भाई कहाँ रहते हो, मेरा कोई ऐसी वैसी बात नहीं, गलत खबर मत फैलाओ। I had to reply him कि it's not my news, it's a news item written and published by Gulf or Arab News, of forget the name, तो ये मेरी नहीं है, but I stand corrected। लेकिन उसके बाद जो ट्रोलिंग मेरे साथ हुई, मुझे ये बताना पड़ा बार बार कि भाई ये या तो हो कि मैं खबर दे रहा हूं तो आप मुझे ट्रोल करें, मैं तो आप अरब न्यूज या गल्फ न्यूज को पूछे ना कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं खबर दुरुस्त है। मेरे ट्वीट करने पर उसने रिप्लाई कर दिया, इसके बाद तस्दीक हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, अरब न्यूज या गल्फ न्यूज जिसने छापा था, उसने वो खबर डिलीट करके उसको सही तौर पे छापा, और वो बात वहां खत्म हुई इस तरह से। वो क्योंकि वेरीफाइड बंदा जब कोई बात करेगा, शुक्र है मेरी बचत इसलिए कि मैंने खबर का लिंक दिया हुआ था, अगर मैं खुद से क्लेम करता और वो गलत साबित होता, तो फिर मेरी जो चतरोल होनी थी आपके सामने ही है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इतनी बड़ी बोंगी मारे और आप बच जाएं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एंगलिंग के ऊपर एनालिटिकल स्किल के जरिए रिटोरिक बेचते हुए या मंजन बेचते हुए, चूरन बेचते हुए कुछ करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। आप चूरन बेच दें, आप मंजन बेच दें, आप 12 मसाले बेच दें, माँ बहन की गालियां भी दे दें, गद्दार भी कह लें किसी को, ट्रेटर भी कह लें, जो कहना कह लें, वो ठीक है, वो चल जाएगा। क्यों? वो आप कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे आप? अगला बंदा कहे मेरी राय है, मैं इजहार कर रहा हूँ उसका। जामी साहब, ये हैदर इमाम कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स और रेपुटेशन क्राइसिस? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में बहुत दुख होता था, दर्द होती थी जब लोग गालियां देते थे, लिफाफा कहते थे। मतलब लिफाफा तो ऐसे ही है जैसे पता नहीं, मतलब मुझे जिंदगी में नहीं पता लिफाफा कब लेते थे, कैसे लेते थे। तो अगर लिफाफा लेते होते तो असल पर अच्छा नोज मी वेरी वेल, तो हम यहाँ पे मेरा सवाल भी इसी से लिंक था, चूरन ना बेच रहे। मेरा सवाल भी इसी से लिंक था कि जो लिफाफा सहाफी है, ये कहाँ पे पाया जाता है, कौन है और कैसे मिलता है ये लिफाफा? यार, वो हमारी जर्नलिज्म शुरू होने से पहले की कहानी है। जब अखबार के सहाफी होते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जाते थे, तो उनको वापसी पे खर्चा पाने के लिए एक लिफाफे में को 2-4 हज़ार रुपए दे दिया जाता था कि ये भाई मोटरसाइकिल पे, बाइक पे बेचारे हैं, 5-10 हज़ार सैलरी होती थी। तो वो मतलब समझे टीएडी होता था कि अगर आप डेविस रोड लाहौर से उठ के तो वो रायविंड गए हैं, या आप चले गए हैं शौकत खानम चले गए हैं, या आप छदरा चले गए हैं, या पिंडी सांबा से उठ के बनी गाला चले गए हैं। तो ये पुरानी मिसाल की तरफ बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को हिट करना नहीं है, ना मैं चाहूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से करूं। तो वो मुझे जो समझ आती है कि उस जमाने में, क्योंकि वो बाइक पे छोटी सुजुकी पिटपिटी होती थी या वेस्पा, तो लोग जाते थे, सहाफी बुरे हाल में होते थे, तो वो उनको टीएडीए टाइप का अलाउंस दिया जाता था, जो एक जर्नल सी नोशन है। लेकिन फिर लिफाफा स्ट्रेंथन हुआ, फिर जो ओपिनियन मेकर्स थे, कॉलमनिस्ट थे, एनालिस्ट थे, जिनके कॉलम की वजह से ओपिनियन बनती थी, वो उनका पेट भरा गया कुछ जगहों पे।
जिन्होंने फिर सर्टन पॉलिटिकल फिगर्स और सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज के हक में कैंपेनिंग की सूरत में आर्टिकल्स लिखे ओपिनियन बनाने के लिए। फिर लिफाफे की ये दूसरी टाइप है। लिफाफे का मैंने ओरिजिन आपको बताया बहुत छोटा था वो तो बड़ा मामूली सी बात है। फिर ये जो पीआर अब के तो चक्कर ब्रीफ में आप केस पड़ हो गए गए, होंगे ना, तो अब ब्रीफ केस भी हुए, फिर पता नहीं क्या कुछ हुआ। और ब्रीफ फिर उसकी केसेस तीसरी हो गया फिर मुताबिक। फिर उसकी जो तीसरी फॉर्म आई वो था बेनिफिट्स, नॉट इन कैश बट बेनिफिट्स, इंटरेस्ट ओरिएंटेड जो ताल्लुकात थे। लेकिन अब अगर आप सच्ची बात बताऊं तो अब काफी अरसे से अगर ये बात आप कहें तो ये गलत होगी, क्योंकि अब आपकी ट्रांजैक्शन सारी क्लियर हैं, अब आपकी एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड एंड पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मैंने लेट्स से अगर मैंने डीएचए में घर बना लिया है तो आई हैव टू प्रूफ कि मैंने ये घर कहाँ से बनाया है। मेरी सैलरी उतनी नहीं है, तो एनीवन कैन चेक इट आउट। मेरे तो जितना एफबीआर में सिस्टम में टैक्स कलेक्शन सारी जमा है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम सारी डिक्लेयर्ड है, मेरे पास क्या है कहाँ से आता है। मुझसे एफबीआर पूछेगा कि भाई साहब आपने आपकी सैलरी इतनी है, आपने ये सब कहाँ से बना लिया। तो अब लिफाफा कहना किसी को थोड़ा ज्यादती होती है, ऐसा ना कहा करें। अच्छा जामिर साहब, हमारे दूसरे पेज पे भी स्ट्रीम जारी है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है, आयशा इशफाक ने पूछा है, इन द एज ऑफ डिजिटल फेक न्यूज़ एंड डिप्लोमेसी, बीइंग एन एंकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट सोशल एथिक्स? वेल जैसे हमने प्रिंट मीडिया जब आया तो उसके लिए एक कोड ऑफ एथिक्स डिजाइन किए एकेडमिशियंस के साथ मिलके और स्कॉलर्स के साथ मिलके, इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलके, और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया। ऐसे फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ नॉर्म्स एंड कुछ वैल्यूज एंड कुछ एथिक्स को हमने रीडिफाइन किया और लिखा। तो ये तीसरी स्टेज में जब हमारे पास सोशल मीडिया आया तो अभी चूंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत रेगुलराइज नहीं है, तो ग्रेजुअली एंड स्लोली जो एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल मीडिया साइंटिस्ट हैं, या जो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिल बैठ के वो इस पे काम कर रहे हैं। आप भी आप देखें जब कोई बंदा कोई न्यूड पिक्चर पोस्ट करता है तो लोग उसको गालियां देते हैं कि भाई शर्म करो, ऐसी बात नहीं, गन नहीं यहाँ पे डालते। सोशल मीडिया के जहाँ बहुत ज्यादा मतलब नुकसान है या नेगेटिव एंगलिंग है, वहाँ पॉजिटिव ये भी है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या आप गाली क्यों दे रहे हो। आप अगर आपने किसी को गाली दी है, किसी सीनियर बंदे को, तो आप लोग कहते हैं कि गाली तो ना दो, तो वो इमर्ज होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। और उसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एकेडमिया, इंटेलेक्चुअल, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया प्रैक्टिशनर्स, इन सबको मिलके फिर आहिस्ता आहिस्ता रेगुलराइज करना पड़ेगा। बट इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि चार उसूल लिख दें कि ट्विटर यूज करने के 4 सुनहरी उसूल, उस पर अमल दरामद हर कोई बंदा नहीं कर सकता। उस पे तो आइन में जो चीजें पाकिस्तान के आइन में जो लिखी हुई है 73 के आइन में, तो उसमें भी जो कुछ लिखा है उस पर लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद नहीं होता। बट वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप ऑफेंस जब करते हैं तो वो आपको इट कैन टेक यू इन कस्टडी और इट कैन टेक यू अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा ख्याल है टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस पैदा होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रोज एंड कॉन्स की समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको रेगुलराइज किया जाएगा, फिर लॉज बनेंगे। जैसे आप पाकिस्तान में किसी शख्सियत के बारे में उसकी न्यूड पिक्चर्स, उसके बारे में डिफेमेशन, उसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन अगर फैलाएंगे तो साइबर क्राइम एक्ट के तहत यू विल बी पेनलाइज। मैंने आपको 3 शिकें पढ़ के सुनाई हैं। बाकी जो चूरन और चस्का फरोशी ओरिएंटेड जो एनालिसिस है वो अभी नहीं रुकेगा, वो तो भी चलेगा, वो तो आप पैकेज है, उस पैकेज को तो आपको संभालना होगा। ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज योर टेक ऑन सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ टू एक्सट्रीम लेवल, इज इट नेसेसरी एंड व्हाई डज मीडिया हैज पेसिमिस्टिक अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम? देखें मैं आपको 2 बातें सुनाता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं वजाहत काज़मी साहब, तो मैंने आपको कहा कि देखें कोरोना वायरस जो है ना, ये बड़ा खौफनाक वायरस है, ये जान भी ले सकता है और इससे बंदा बच भी सकता है। एहतियात की जाए तो कोरोना वायरस से आप बच भी सकते हैं। तो आप कहेंगे यार है की गल कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वजाहत काज़मी क्या तुम्हें पता है कोरोना वायरस होता क्या है, तुम्हें पता है ये चमगादड़ से निकला है, तुम्हें पता है ये हराम खाने से आया है, तुम्हें पता है कि कोरोना वायरस जो है ये करता क्या है इंसान के साथ, तुम्हें पता है इसका इलाज क्या है, तुम्हें पता है इसका इलाज किन बीजों में है, ये क्या साइंस कहां जा रही है और हमारे पास हिकमत क्या बता रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं बताता हूं कोरोना का इलाज क्या है। तो आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात पे तवज्जो देंगे, वेदर यू लाइक मी और डिसलाइक मी, बट फॉर वंस एटलीस्ट आप मेरी सेंसेशनल कमेंट्री को थोड़ी देर के लिए सुनेंगे।
So that will make me to earn some viewers, that will make me to earn some likes and some profiting. So उस वजह से सेंसेशनलाइज करना, वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना बार बार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बेटर रियलिटी हैं कि वी हैव टू सर्वाइव, और सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है। फिटेस्ट के लिए जो नॉर्म्स नहीं आ गई हैं, फॉर इंस्टेंस किसी जमाने में जर्नलिस्ट जो प्रोग्राम करते थे तो वो बड़े अच्छे, वो खबर लेके आते थे, उससे बहस करवाते थे किसी जमाने में। फिर कुछ पैराट्रूपर्स एंकर्स आए जिनका जलन से ताल्लुक नहीं था, उन्होंने बताना शुरू कर दिया ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फतवा आ गया, मौलवी मुफ्ती कवि आ गया, वीना मलिक आ गई। ये तो अभी सुना ही नहीं था हमने, ये जब होना शुरू हुआ। आपको पता है मुफ्ती कवि और वीना मलिक का सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेटिंग लेके आया था, वो प्रोग्राम एक्सप्रेस पे हुआ था, मेरे एक दोस्त ने किया था। लेकिन उसके पैरेलल अगर किसी बंदे ने प्रोग्राम किया था कि 18वीं तरमीम के पाकिस्तान को फायदे क्या होंगे, तो वो 18वीं तरमीम के फायदे जब उसने किया प्रोग्राम तो किसी ने देखा, लेकिन मुफ्ती कवि और वीना मलिक आमने सामने बैठे हुए तो सबने देखा, और वो उस वक्त 7.2 की टीआरपी आई थी। तो वो जिसकी टीआरपी आई उसको ऐड मिले, ठीक है ना, उसको ऐड मिले तो उसका प्रोग्राम टॉप पे चला गया। तो ये बेटर रियलिटीज हैं, ये आपके जैसी कौम वैसा ही मिजाज होगा। मतलब मैं आपसे हूँ ना, आप मैं कोई नासा से तो नहीं उतरा हुआ, ना मैं कोई नॉर्वे से आया हूँ, ना मैं कोई फिलाडेल्फिया से आया हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ ना जी। तो जैसा आपका मिजाज है कुछ मेरा भी वैसा ही है। वो लहदा बात है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं यार ज्यादा चवल नहीं मारनी, थोड़ा ध्यान नाल गल करनी, थोड़ी चवल मार लो। फरहान जलाली साहब पूछ रहे कि आप नहीं समझते कि हमारा मीडिया आज भी मादर पैदर आज़ाद है? हमने वैसे काफ़ी डिस्कशन भी इस पे कर ली है। सर देखें, आप ना सोशल साइंसेज जितनी भी हैं उसमें नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज एब्सोल्यूट। ये नामुमकिन है। सोशल साइंसेज तो है ही ऐसा सब्जेक्ट जो कि इन बिटवीन समथिंग होता है, व्हाइट एंड ब्लैक में होता है, इन बिटवीन ग्रे में होता है। ये मादर पिदर आजाद मीडिया कहीं भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। आप जिसको आजादी कहते हैं वो आजादी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और ना मदर पिदर आजाद मीडिया हो सकता है। इट्स इनएविटेबल, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। क्या आपका 1973 का आइन लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज है पाकिस्तान में? क्या आप 5 वक्त के नमाजी हैं? क्या आप इस्लाम की तमाम तर जो रूह है उसके अमल दरामद करते हैं? क्या आप इखलाकियात के तमाम तकाजे पूरे करते हैं? क्या आप सबसे अच्छे बेटे हैं, सबसे अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे हस्बैंड हैं? जो आप पे फर्ज हुई हैं चीजें उन पर अमल दरामद करते हैं? नहीं ना करते उस तरह से। तो वैसे ही है कि वो हम मीडिया वाले भी उसी फेज में ना तो मुकम्मल आजाद हैं और ना मुकम्मल जकड़े हुए हैं। ये गिव एंड टेक की प्रोपोर्शन होती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए किसी मौजू पे, थोड़ा सा ना हुए, थोड़ा सा वहां चल दिए, थोड़ा सा वहां चल दिए। तो वो तो जर्नलिस्ट जो बैठा हुआ है, जो एंकर बैठा हुआ है, जो लिखने वाला है, ये उसकी अपनी समझ और बूझ है कि उसने किस हद तक आजादी को एंजॉय करना है और किस हद तक उसको पॉजिटिवली वो करनी है, इसकी यानी उसकी प्रमोशन करनी है। ये एब्सोल्यूट चीज कोई नहीं होती। ये कह देना कि जी सारे का सारा मीडिया जो है वो 2 नंबर है, गलत। सारे का सारा मीडिया फरिश्ता है, गलत। सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, गलत। सारे के सारे पॉलिटिशियन फरिश्ते हैं, झूठ, गलत। असद साहब जो मेरे सामने बैठे हैं, असद प्राच्या साहब, ये वलीउल्लाह है, गलत। ठीक है, अजमल जामी साहब दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, गलत। ये नहीं हो सकता सर, ऐसे नहीं हो सकता। आप इतनी सर्टेनिटी के साथ, इतने बड़े फतवे के साथ चीजों को नहीं मेजर कर सकते सर। माय डियर जो भी सवाल पूछने वाले हैं, आप बैलेंस करके बात करते हैं, बैलेंस करके चीजों को देखते हैं, ऐसे नहीं हो सकता सर, सॉरी। शुक्रिया जामी साहब। अली, we are like almost running off the time, so wrap it up and then we'll ओके, जस्ट कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड भी, मैं भी इस पे सिर्फ एक लास्ट कमेंट करना चाहूंगा, वो यही कि हम अभी सिर्फ मीडिया की तरफ कर रहे हैं कि मीडिया ये कंटेंट क्यों शो करता है, मीडिया ये, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कॉन्ट्ररी स्टोरी आप ऑडियंस की भी देखें तो मीडिया जो एनालाइज कर रहा है कि इसी कंटेंट की टीआरपी है, इसका मतलब है हम वही तो पसंद कर रहे हैं। हम जो कंटेंट को हम कहते हैं कि ये कंटेंट यूजलेस है, हम पसंद भी उसी को करते हैं क्योंकि उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा होती है। तो हम ही इनकरेज कर रहे हैं एक्चुअली मीडिया को कि आप यही कंटेंट शो करें, आप उस कंटेंट को शो ना करें, क्योंकि वो जो जिस कर रहा था चैनल शो, उस बेचारे की तो लीस्ट उस पे सबसे आखिर में टीआरपी आई है। तो आई थिंक सो वी शुड, इट इज नॉट जस्ट द मीडिया, हमें ऑडियंस को भी थोड़ा सा अपने रिवैम्प करनी होगी, अपनी थिंकिंग को भी और अपने इंटरेस्ट को भी। मैंने आपसे अर्ज की थी ना अभी के एक प्रोग्राम हो रहा है कि 18वीं तरमीम के सूबों को क्या फवायद हासिल हुए हैं। 18वीं तरमीम कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है।
और दूसरी तरफ बिल्कुल प्रोग्राम ऐसे हो रहा है कि मुफ्ती कवि बामुकाबला बीना मलिक। तो आप तीनों बता दें आप क्या देखेंगे, मतलब मेरा आपसे सवाल है। वो और जहां दूसरे तक ये बिल्कुल दूसरे जहां तक ये बात जहां तक ये शाह साहब ने जो आखिरी नुक्ता बताया, देखें ऑडियंस का मिजाज भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया पे ही आती है कि वो ऑडियंस का मिजाज खुद बनाती है, वो ऑडियंस को वो चस्का फरोशी की आदत डालती है और फिर वो ऑडियंस उस पर स्टिक करते हैं। बट इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। देखें हम जिस ऐसे स्टेज में रह रहे हैं ना, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, बट इट्स अ फैक्ट, वी आर लिविंग इन अ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी यूज की जाती है। कौमों को, माशरों को प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट कैंपेन्स, और उसमें पता नहीं चलता हम क्या नुकसान कर बैठे हैं। फॉर इंस्टेंस एक बंदा है बहुत बड़ा सोशल मीडिया का एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल है, राल्फ पीटर्स। उसने ये कहा था कि फॉर प्रेजेंट वी आर एट वॉर एंड डू नॉट ग्रास्प द डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। हमें डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट का कोई पता नहीं, कहाँ से कौन सा मिसाइल आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, किस नीयत से आ रहा है, क्या बेचने के लिए आ रहा है। वी हैव नो आइडिया एट ऑल, वी हैव नो आइडिया एट ऑल, इसलिए वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन वो ये सारी डिबेट तो होती रहती है, असल में मेरी, आपकी, हम सब की, हमें करना क्या चाहिए ना। तो वो फिर उस पे बाबा बुल्ले से याद आता है कि फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, छड़ दोज़ख गोर अजाबा नू, कर बंद कुफर दियां बाबा नू, कर साफ दिले दियां ख्वाबा नू, गल इससे घर विच ढकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। अपना मन तो साफ कर लें। रमजान शरीफ आ रहा है, मिर्च में आप ईंट रगड़ के डाल रहे हैं, 10 रुपए वाला टमाटर 60 रुपए पे दे रहे हैं, आप होर्डिंग कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं अजाब साढ़े पे क्यों आंदा है। मतलब अपना मन तो साफ कर लेना। आप अपने खानदान, अपने मोहल्ले, अपने पीयर ग्रुप में तो एटलीस्ट वो जो चवलपन है वो खत्म कर लेना अंदर का जो है। तो वरना वरना फिर बुल्ले शाह ये भी कहता है ना, एवं मत्था जमीन घसाई दा, पा लम्मा मेहराब दिखाई दा, पढ़ कलमा लोक हसाई दा, दिल अंदर समझ न लाई दा। कदी सच्ची बात भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। जितने मर्जी फिर आप मेहराब डाल लें, जितने मर्जी कलमे पढ़े, बिल्कुल अंदर ही साफ नहीं है, अंदर ही साफ बिल्कुल नहीं है, अंदर ही पलीदी है, अंदर 2 नंबरी है। तो आपने क्या कर लेने हैं मेहराब डाल के, नमाजें पढ़ के, रोजे रख के। जब अंदर साफ हो जाएगा तो फिर हो सकता है उसको आपका एक सजदा ही काफी हो। बिल्कुल जी सर, आर वी डन सर? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। कोई लास्ट कमेंट्स आपकी साइड से, देन विल क्लोज इट। मैंने तो सर आपको बता दिया है, बुल्ले शाह से आगे क्या बुल्ले शाह से आगे क्या बुल्ले बिल्कुल शाह से आगे तो सर कोई कोई शय नहीं है सर। बुल्ले शाह ने जो फरमा दिया वो कमाल कर दिया। और वो एंड पे यही कहूंगा, फिर बुल्ले को पढ़ देता हूँ आपको कि पढ़ पढ़ आलम फाजिल हुए हूँ, कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा है मस्जिद मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ घर बैठा है ਉਹਨੂੰ कदी पढ़िया ही नहीं। वो ऊपर नीचे की वाह बातें, जी आसमान से आने वाली बातें, सारी फिल्में वाह कहानियां आप सुनते रहते हैं, जेड़ा ਇੱਥੇ बैठा है ਉਹਨੂੰ तो सुनो ना। असल 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 चीज ये है, ये यहाँ पे रब है, सारा कुछ यहीं पे है। बिल्कुल बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया जावेद साहब एवरीथिंग इस इज हियर। सेशन का, आपके टाइम का। एक रिक्वेस्ट के थैंक ऊपर यू आपने हमारा सेशन ज्वाइन कर लिया। हम पर्सनली और प्रोफेशनली होटल वन की तरफ से आपके बहुत मशहूर हैं। आपका टाइम कीमती था, आपने जो नॉलेज दिया हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है। और जो व्यूअर्स थे जिन्होंने क्वेश्चन किए, जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सब की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू हम्बल, सो मच थैंक यू। जामी हमारे साहब देखने वालों का, चाहने वालों का, सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अपने लर्निंग कैफे की नई एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। रमज़ान की बरकतों से आप सब फैज़याब हों। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, घर पर रहिए और दूसरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।